अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की जो सुबह है वो अच्छी गुजर रही है। मेरी सुबह भी अच्छी गुजर रही है। मैंने इस वक्त कल से एक नई चीज़ स्टार्ट करी है एंड आई लेट यू गाइज नो कि मैं गर्म पानी के अंदर नींबू और शहद पी रही हूँ। आई रेड समवेयर दैट इट्स वेरी वेरी गुड। माई इयरिंग डजंट फील लाइक स्टेइंग ऑन, दैट काइंड ऑफ थिंग हैपन्स। बट एनीवेज़ यू नो अच्छी सुबह चल रही है एंड आई थिंक कि अगर मैं देखती हूँ कि उसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आता है मेरी स्किन पे या मेरी ओवरऑल हेल्थ पे, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइज नो एंड वी विल टॉक अबाउट दिस। बट आज का जो हमारा शो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे पीआर के ऊपर और हम मास्टर क्लास देंगे आप लोगों को पीआर के ऊपर। पीआर जो है पब्लिक रिलेशनिंग्स जो होती है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उन इंडिविजुअल्स के लिए, उन बिजनेसेस के लिए जिनका कंज्यूमर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। ऑब्वियसली यू नो इसके अंदर सेलिब्रिटीज़ ऑफ कोर्स आते हैं, बट साइमल्टेनियसली बिजनेसेस आते हैं जो कि कंज्यूमर्स के साथ डील करते हैं, तो उनकी भी पीआर जो होती है वो उतनी ही ज़रूरी होती है। खैर एनीवेज़ इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से आगे चल के। फ़िलहाल मेरे पास आज के बहुत सारी ज़बरदस्त ख़बरें हैं। पहले मैं आपको लेकर जाना चाहती हूँ एंटरटेनमेंट न्यूज़ की तरफ। मेट गाला हर साल होता है और हर साल मैंने ये नोटिस किया है कि डिफरेंट से डिफरेंट अजीबो गरीब किस्म के कपड़े देखने को मिलते हैं। रियाना ने एक पीले रंग का एक लंबा सा गाउन पहना हुआ था जिसको लोगों ने बहुत लाइकन किया फूड आइटम्स के साथ, ऑमलेट, पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह। फिर बहुत सारे जो ड्रेसेस थे वो बिकेम आइकॉनिक, जिसके अंदर किम कार्दाशियन, द कार्दाशियन फैमिली इज़ वन। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं अपने बारे में पर्सनली बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा किम कार्दाशियन ने एक ऐसा जोड़ा पहना जो कि मुझे पसंद आया। आई एक्चुअली लाइक व्हाट शी वाज वेयरिंग। उन्होंने बैलेंसियागा का एक फेसलेस किस्म का ब्लैक मास्क समेत एक आउटफिट पहना था ये इस साल के उसके अंदर। एंड वीव ऑल्सो हर्ड दैट शी एंड कान्ये वेस्ट आर नो लॉन्गर टुगेदर। तो एज़ यू कैन सी ये बिल्कुल इन्होंने काले रंग का, इनका मुंह पे भी काला था, मतलब शी वॉज टोटली ब्लैक फ्रॉम हेड टू टो एंड एनॉनिमिटी एंड ऑल ऑफ दैट। मुझे ये आउटफिट इनका पता नहीं क्यों मुझे पसंद आया। मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग कूल एंड समथिंग वर्थ लुकिंग एट अगेन। इनका इट जस्ट लुक लाइक समथिंग अ सुपर हीरो वुड वेयर। तो खैर एनीवेज़ she was photographed a lot for it and a lot of people appreciated it. बहुत सारे लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, like I said कि to each their own। मुझे ये आउटफिट अलबत्ता बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का लगा। इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि बैलेंसियागा के जो डिज़ाइनर हैं डेमना ग्लावेसिया, वो भी इनके साथ इसी तरह के सिमिलर आउटफिट में थी। सो आई थिंक इट्स अ कूल डिफरेंट फैशन ट्रेंड। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ जो कि मिनाल खान और एहसन मोहसिन इकराम की शादी के बारे में है। मैंने आप लोगों को थोड़े दिनों पहले उनकी माइयों की सेरेमनी की फ़ोटोग्राफ्स दिखाई थी। उस माइयों के बाद इन लोगों की शादी जो थी वो जुम्मे को हुई है। जुम्मे पे इन्होंने मिनाल ने खूबसूरत किस्म का, जैसा आप देख सकते हैं, लाल रंग का लहंगा पहना हुआ है ट्रेडिशनल गोल्डन ज्वेलरी के साथ। एहसन भी बहुत अच्छे लग रहे थे। एहसन ने सूट की चॉइस करी और बहुत सारे स्टार स्टडेड किस्म के इवेंट था। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी इस शादी को अटेंड किया। इसके बाद एक वलीमा सेरेमनी भी हुई और काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंट किस्म का फंक्शन था। इन दोनों की मंगनी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मई में हुई थी और उस मंगनी का भी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हुई थी वगैरह वगैरह। बट ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का वो था। वलीमे पे मिनाल ने बेसिकली क्रीम कलर का आउटफिट पहना था जो सिल्वर बीडिंग, और जो थे दूल्हा उन्होंने भी
एक ज़बरदस्त किस्म का, एज यू कैन सी, सूट पहना हुआ है। मिनाल ने जो ड्रेस पहना था वो अनस अबरार ने डिज़ाइन किया था, अली जवेरी की ज्वेलरी है। इकराम ने जो जोड़ा पहना था वो इस्माइल फ़रीद का जोड़ा था। इस शादी को अटेंड किया सबूर अली ने, अली अंसारी ने, किंज़ा हाशमी ने, आमना इलियास ने, अरीबा हबीब ने, यासिर नवाज़, निदा यासिर, इकरा अज़ीज़, यासिर हुसैन, बहुत सारे लोगों ने इसको अटेंड किया। तो वी विश द न्यूली वेड्स एब्सोल्यूट बेस्ट। ज़बरदस्त किस्म की शादी थी। इसी के साथ नाज़रीन मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाऊंगी जिनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफ। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे जो अगले मेहमान हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो लोग बेसिकली हमें हुंजा से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस कपल की। बेसिकली हमारे साथ होंगे, अभी ज्वाइन करेंगे हमें जूम स्काइप के ज़रिए राशिद मिन्हास अनीस, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, और आमिना सुल्तान फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ। तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम राशिद और आमना, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आमिना, आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या आप दोनों का ताल्लुक हुंजा से है? जी, हम दोनों का ताल्लुक हुंजा से ही है। और आप लोगों की जो ये स्टोरी है ये हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो हम आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, कुछ बताएंगे? एक्चुअली हमने 2011 में मंगनी की थी। फिर उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि हमें मंगनी के लिए इंतज़ार करना पड़ा, स्पेशली आमिना को इंतज़ार करना पड़ा। तो रिसेंटली हमारी शादी हुई, कोई 1 महीना पहले, कोई पिछले महीने के 7 तारीख को हमारी शादी हुई है। फिर उसके बाद टाइम हम अभी साथ गुजार रहे हैं। पहले तो काफ़ी टाइम हम अलग रहे, 10 साल इंतज़ार करना पड़ा। अभी शादी के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी साथ में है। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी इसी तरह साथ में ही चलता रहेगा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बेसिकली 10 साल जो आप लोग अलग रहे एक दूसरे से, वो कितना मुश्किल था आप लोगों के लिए? ज़िंदगी का हर लम्हा अगर सोचते रहे, अगर मुश्किल पॉजिटिव ना सोचे, नेगेटिव सोचते रहे, तो हर पल जो है ना ज़िंदगी का मुश्किल है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल का अरसा मुश्किलात का हमने सामना किया, मगर इतना जो है ना सीरियस हमने नहीं लिया। और जितने भी मुश्किलात से हम गुजरे हैं उसमें हमारे घर वालों ने, स्पेशली मेरे घर वालों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, और उसमें मेरे मुश्किलात काफ़ी कम हुए। ज़बरदस्त। आप लोगों की स्टोरी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं नाज़रीन को दोबारा से बताना चाहती हूँ कि बेसिकली आमिना और की इंगेजमेंट हुई थी आज से 10 साल पहले, एंड देन 10 साल तक दे हैड टू कीप अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद दिस इंगेजमेंट, और उन्होंने दोनों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे का शादी का इंतज़ार किया। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह दे आर बोथ हैप्पीली मैरिड, दोनों खुशबाश हैं, इकट्ठे उनकी शादी हो गई, इकट्ठे हैं। इनसे बातचीत को हम जारी रखेंगे। फ़िलहाल हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको स्टोरी की और मज़े मज़े की बातें बताएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट ऑफ। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ एक ज़बरदस्त किस्म की कपल ने हमें ज्वाइन किया हुआ है ऑल द वे फ्रॉम हुंजा विया स्काइप कॉल। हमारे साथ राशिद मिन्हास अनीस हैं और आमिना सुल्ताना हैं। इन दोनों की जो स्टोरी है वो कुछ ऐसी है कि 10 साल पहले इनकी मंगनी हुई थी, अरेंज मैरिज थी, और 10 साल तक फिर इनको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखना पड़ा कुछ ज़ाती मसले मसाइल की वजह से। मुझे ये बताएं कि आप दोनों की ये जो आप लोगों की ये शादी जो है, मतलब इंगेजमेंट जो थी, इतनी लंबी गुजरी, तो मैंने ये सुना है कि मंगनी के दौरान लोगों की आपस में मंगनी जगह लंबी हो जाती हैं
तो कपल्स की आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, खटपट होती है। आप लोगों के दरमियान में ऐसा कुछ हुआ? हाँ, कभी कभार तो होता था, इतना इतना ज्यादा नहीं, लेकिन छोटा मोटा, लेकिन एकदम से हम लोग एंड करते थे, लेकिन इतना ज्यादा लड़ाई नहीं। मगर आप लोग उसको सेटल कर लेते थे? जी जी। अच्छा आमना, मैं आपके भी विजुअल्स चल रहे हैं आपके खूबसूरत किस्म के शादी के जोड़े के। आपका शादी का जोड़ा किसने बनाया? हाँ, मैंने खुद डिजाइन किया। खुद डिज़ाइन किया? जी। और ये क्या ट्रेडिशनल हुंजा का लिबास है जो आपने पहना हुआ है? आप दोनों ने बल्कि पहना हुआ है। वैसे ट्रेडिशनल तो नहीं है, लेकिन टोपी है हमारे ट्रेडिशनल, जो मैंने लगाई है वो ट्रेडिशनल है। बहुत बहुत हसीन है आपका ये पूरा का पूरा आउटफिट। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपने अपने बाल खुले छोड़े, जो कि जनरली बहुत सारी ब्राइड्स नहीं करती। इसकी भी कोई ख़ास वजह थी? नहीं, खास वजह नहीं थी, लेकिन वो अच्छे भी लगते हैं बाल खुले छोड़ना। मेकअप डिजाइनर ने, यानी बीबी ने, जो हमारे मेकअप की थी। ज़बरदस्त। बाय द वे, इसके इन तस्वीरों को देखने के बाद मेरे ख्याल में बिल्कुल बनता है डेस्टिनेशन वेडिंग, स्पेशली इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। क्या ज़बरदस्त किस्म की तस्वीरें हैं। जस्ट आई थिंक द लाइट और उसका जो एम्बियंस और पीछे जो सीनरी है, द ब्यूटीफुल माउंटेन्स, हरे हरे ये पहाड़ और वैलीज़, आई जस्ट थिंक दैट यू नो ज़बरदस्त होता है अगर आप लोग यू नो हम लोग अटेम्प्ट करें डेस्टिनेशन वेडिंग। ऑल्दो आई हैव हर्ड, मैं भी इन लोगों से ये भी अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने ये सुना है कि डेस्टिनेशन वेडिंग करना स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ऑब्वियसली वो लोग तो वहाँ के रिहायशी हैं, मगर उन लोगों के लिए जो कि हमारी तरह यू नो किसी शहर वहर से उठ के जाते हैं, वो काफ़ी महंगा होता है। इनफैक्ट समबडी दैट आई नो रियली वेल, मेरे जान पहचान के अंदर जो लोग हैं उनके लिए ये काफ़ी एक मेगा प्रपोजिशन उन्होंने चेक किया था। समबडी आई नो रियली वेल, तो उन्होंने चेक किया था और उन्होंने इट बिकेम रियली एक्सपेंसिव। मतलब 10-15 लाख की शादी पड़ी थी, सिर्फ मतलब वहाँ जाना और यू नो रहना, नॉट द फंक्शन इटसेल्फ, नॉट द यू नो कि वहाँ पे खाना क्या खिलाएंगे मेहमानों को टाइप की सिचुएशन। तो काफ़ी यू नो इट बिकम्स एन एक्सपेंसिव थिंग। आमिना, अच्छा हम लोगों की आई एम सो सॉरी उन लोगों से नहीं हो रही, वो हुंजा में हैं, वहाँ पर सिग्नल के इश्यूज़ हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच आमना और राशिद, आप लोगों का आने का और अपनी स्टोरी शेयर करने का। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है एंड फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल कि वाकई में सब्र का फल डेफिनेटली मीठा होता है। इसी के साथ नाज़रीन हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट टोस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले दो मेहमान मौजूद हैं। बात हो रही है आज पीआर के बारे में। पीआर कंपनीज़ जो हैं अपनी सर्विसेज ऑफ़र करती हैं टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स, ताकि उनकी कंज्यूमर के साथ जो कॉन्वर्सेशन है, जो इमेज प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ बेचना चाह रहे हैं, वो ज़्यादा आसान हो। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं जो कि सोशल मीडिया स्पेसिफ़िक, उनसे मैं सवालात पूछूंगी। वो पीआर के अंदर हैं दोनों, और मैं मेरे साथ हमारे पहली मेहमान जो हैं वो बुशरा सत्तार हैं जो कि पीआर लीड हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसी हैं? सेट। और हमारे साथ उज़ैर हसन हैं जो कि डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, सीईओ हैं मैक्सिम डिजिटल यूएस के। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं आप लोगों से सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि सोशल मीडिया कितना इफ़ेक्टिव है एज अ टूल इन पीआर? आई थिंक सोशल मीडिया बिकम्स द मेन टूल, बिकॉज उससे मेन हो गया अब। या बिकॉज जो हमारी पुराने मीडियम्स थे ATL और BTL, उसमें 2 वे कम्युनिकेशन नहीं थी। हाँ। सो ब्रांड जो है उसको पता नहीं होता था कि जो हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली उसका जो रिजल्ट क्या है, या जो उसके पोटेंशियल ऑडियंस उसको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। तो सोशल मीडिया पे जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको 2 वे कम्युनिकेशन है, उनको पता चल जाता है कि जो हमारा पोटेंशियल कस्टमर है वो उसको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये मेन चीज़ है। PR भी इसीलिए की जाती है कि सोशल मीडिया पे जो भी उनकी ऑडियंस है, ऑब्वियसली हर चीज़ ऑडियंस के लिए होती है, राइट। उनके लाइक डिसलाइक्स पता चल जाते हैं। ओके, आप मुझे बताएं कि हाउ डज़ इट वर्क उज़ैर, स्टेप बाय स्टेप PR ऑन सोशल मीडिया किस तरह काम करती है? अच्छा, मैं बिल्कुल बुशरा के साथ एग्री करूँगा। इट्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और ऑफ कोर्स PR कैंपेन किसी भी ब्रांड, इंडिविजुअल, अब तो खैर सेलिब्रिटीज़, सिंगर्स, पॉलिटिशियंस, दे नीड PR, एंड फॉर श्योर दिस डिजिटल कैंपेन एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया
वर्क्स बेटर। जैसा आपको पता है कि रिज़ल्ट आप देयर एंड देन देख सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली कस्टमाइज एंड यू कैन एक्चुअली चेंज द कैंपेन एज वेल अगर आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो। सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। जहाँ तक आप बात करिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की, सो इट वर्क्स एंड इट वेरीज़ फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड एंड पर्सन टू पर्सन, एंड उनकी इंडिविजुअल नीड्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन वांट्स टू क्रिएट अ हाइप ऑफ देयर ब्रांड, या कोई ऐसा ब्रांड है जो कि शायद इस मार्केट के लिए अवेलेबल ना हो, सो यू एक्चुअली हैव टू ट्रेन पीपल, या यू हैव टू एक्चुअली शो पीपल कि हमारा कोई ऐसा ब्रांड है जो कि अब आने वाला है और इसका ये यूज़ है। फॉर एग्जांपल, निकोटीन बेस्ड प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान में इतने कॉमन नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उन्होंने टू हैव दैट माचो लुक, उन्होंने एक इस तरह के सेलिब्रिटी को हायर किया टू मेक इट लुक कूल, टू मेक इट लुक एक्सेप्टेबल बाय द मासेस। तो ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है डिजिटल PR का, जिसमें आप ऑन एंड ऑन आप लोगों के माइंडसेट से खेल सकते हैं एक तरीके से उनका जो I like what you just said because I think that's what advertising is, that you're trying to एक चीज़ होती है, उसकी एक perceived value होती है जो कि आप उसको देख रहे हो और आपको लग रहा है कि if I buy this it will change something in my life और अच्छा रोज कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस भी चेंज हो गया है। सबसे पहले अगर मुझे कुछ खरीदना होता था तो मैं आपसे पूछती थी यार रोज आपके पास ये चीज़ें बताएगा क्या करना है। अब क्या करते हैं, हम जाते हैं फलाना इन्फ्लुएंसर का फीडबैक देखते हैं या रिव्यू देखते हैं या इंस्टाग्राम पे जाके चेक करते हैं, या अगर हम कहीं बाहर इवन हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं सबसे पहले हम उसकी रेट चेक करते हैं कि क्या रिव्यूज़ हैं, फिर हम जाते हैं। सो अब बाइंग प्रोसेस भी बहुत चेंज हो गया है। एब्सोल्युटली, आई एग्री। अच्छा मुझे ये बताएं कि PR के जो एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, जैसे आप एक रन करते हैं, आप एक में काम करती हैं, हाउ एक्सपेंसिव और नॉट इज़ इट टू इंगेज अ प्रोफेशनल टू रन योर PR कैंपेन? चले मैं बता देता हूँ। एक्सपेंसिव तो एज सच इट ऑल डिपेंड्स कि आपका आउटपुट रिजल्ट, जैसे हमने पहले मेंशन किया, बात कर रहे थे कि हम आउटपुट रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्स आवर टारगेट मार्केट एंड हम कितने बड़े एंड कितने ह्यूज एरिया में जो है एक चीज़ के बारे में बात करें। लेट्स से कि अगर वो बहुत लोकलाइज है और कोई आपको आके ये बोलता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट है, मग्गे बेच रहा हूँ मैं और ये मुझे सिर्फ कराची में बेचने हैं, तो आई वुड लाइक टू नो कि हाउ एक्सपेंसिव वुड इट बी to run such a campaign? अच्छा मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा, मैं किसी और के ऊपर नहीं रखूंगा। रिसेंटली 2 days बैक आई ओपनड अ रेस्टोरेंट इन कराची, तो उसमें जो है वी इनवाइटेड अ ग्रुप ऑफ ब्लॉगर्स। ये नहीं है कि हम किसी दूसरे को सिर्फ गाइड कर रहे होते हैं, वी एक्चुअली यूज दोज टेक्निक्स ऑन आवरसेल्व्स एज वेल। तो हमने जब ब्लॉगर्स को बुलाया, वी एक्चुअली सॉ के क्या पोटेंशियल है। हमने फूड ब्लॉगर्स को जब इनवाइट किया तो आई डोंट थिंक दैट वाज एक्सपेंसिव इनफ, लेकिन ऑफ कोर्स उनके रिव्यूज़ से एंड द थिंग दे लाइक दे डिसलाइक, एक हमने कोई ये नहीं कहा था कि सिर्फ आपने अच्छे रिव्यूज़ देने हैं। यू ऑनेस्टली टेल अस अबाउट दिस, क्योंकि आपके दोस्त आएंगे तो दे माइट मिसगाइड यू, यार सब चीज़ें बहुत सेट थी, बहुत मज़ा आया, बट इफ़ यू आर इन्वाइटिंग समवन यू आर एक्चुअली हैविंग दैट पर्टिकुलर और फीडबैक जजमेंट आपको एक सही मिल रही है। जहाँ तक एक्सपेंसिव की बात है, इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आप सिर्फ कराची बेस्ड हैं या नॉट ओनली कराची बेस्ड, आप रीजनल कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप डिफरेंट एजेंसीज़ के पास जाएं एंड रिव्यूज़ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑफ कोर्स आपके किसी जानने वाले ने, किसी से रेफरल आपको मिला है, सो यू एक्चुअली नो कि उनका रिजल्ट्स और उसके आउटपुट क्या है। इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ आपसे पैसे लेना चाह रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि वो आपको डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। अगर वो डिज़ायर्ड आउटपुट आपको नहीं दे रहे हैं तो वो आपसे लाइक लाखों रुपये भी चार्ज कर रहे हैं, सो इट डजंट वर्थ इट। एंड अगर वो आपको एक डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहे हैं बहुत कम अमाउंट में, आई गेस दैट वर्क्स बेस्ट। ओके अच्छा, अब जो है हर एजेंसी इंक्लूडिंग माई एजेंसी, उसमें ये होता है कि जो भी क्लाइंट है, ऑब्वियसली हर क्लाइंट के पास बड़ा बजट नहीं होता। अगर कोई मग बेच रहा होगा तो उसके पास थोड़ा लिमिटेड बजट होगा। सो हमारी जो कंटेंट स्ट्रेटजी होती है वो उसी अकॉर्डिंग होती है कि आपका बजट क्या है। अगर आप बोले हमारे पास 10,000 रुपये हैं तो वो 10,000 के ही अकॉर्डिंग आपकी डिज़ायर्स, आपकी जो भी आपकी KPIs हैं वो सेट की जाती हैं और उसको अचीव किया जाता है। क्या होता है? You're throwing all these fancy words at me. KPI क्या होता है? Okay, so KPIs होते हैं, measures होते हैं बेसिकली कि आपने let's say कि अभी आपने नया प्रोडक्ट यूज़ किया है, ठीक है। सो आप इसके क्या करवाना चाहती हैं? आप इसका हाइप करवाना चाह रही हैं, आप इसको अवेयरनेस करवाना चाह रही हैं, आप बज़ क्रिएट करवाना चाह रही हैं। सो दीज आर द टर्म्स। बज़ इज़ लाइक कि एक आपने देखा होता है कि बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। आजकल एक थोड़ी सी कैंपेन थी, मैं नाम नहीं ले सकती हूँ शायद, सो वो हर जगह हर सेलिब्रिटी, हर ब्लॉगर से लगा रहा था। तो उसका रीज़न क्या था कि एक न्यू चीज़ थी, उसको एक बज़ क्रिएट करना था कि एवरीवन एसोसिएट हो रहा है टॉकिंग अबाउट इट। या आई अंडरस्टैंड। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर हाउस।
वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ दो ज़बरदस्त किस्म के मेहमान आए हुए हैं। बात हो रही है PR के बारे में। हमारे साथ उज़ैर हैं और हमारे साथ बुशरा हैं। मैं आप दोनों से अब थोड़े से ज़रा मुश्किल सवाल पूछना चाहती हूँ। सच सच जवाब देंगे, प्रॉमिस वाला। हाँ, कसम खा लें इस बात पे, सच बोलना है क्योंकि लाइव तो नहीं है ना शो। लाइव है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने ये सुना है कि सेलिब्रिटीज़ जो हैं, और सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही, बहुत सारे पब्लिक, लेट्स से पब्लिक फिगर्स जो हैं, वो बहुत लोगों के जो फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, वो ख़रीदते हैं। एंड सडनली यू विल सी दिस पर्सन हु हैड लाइक 40 लोग, और फ्रॉम 40 इट गोज़ टू लाइक 10K फॉलोअर्स टाइप सिचुएशन। ये कैसे होता है? बुशरा बताएंगे, मैं फिर इनसे एग्री कर लूँ। अच्छा, ओके, सो ये प्रोसेस होता है फॉलोअर्स परचेज करने का, बट आई थिंक अगर ये 1.5 से 2 साल पहले देखा जाता तो ये ज़्यादा मतलब ओके था। बट अब क्या होता है, अब लोग फॉलोअर्स देख के आपको नहीं देते हैं काम, आपको कंटेंट और इंगेजमेंट रेट देख के आपको काम मिलता है। अगर आपने 1 लाख फॉलोअर्स रखे हुए हैं और आपको लाइक से 5 आ रहे हैं तो कोई भी बंदा आपको कैंपेन नहीं देगा। सो जो भी ये परचेज करने का सोचते हैं, 5 भी चाइनीज़ दाम। हाँ, एग्जैक्टली, वो भी कोई अपना ही कुछ बना के उस पर दिल वगैरह भेज रहे हैं। सो अब अगर हम 1.5 साल पहले देखते तो शायद वो बहुत पीक पे पहुंच चुका था। हाँ। अब जो है हम लोग इंगेजमेंट रेट देख के ही या कंटेंट देख के ही आपको जो भी ब्लॉगर है या वॉट एवर सेलिब्रिटी है उसके हिसाब से हम देते हैं। अच्छा। तो ये होता है। और आप लोग मतलब बेसिकली यू नो लाइक, लोग कहते हैं मेरे 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कोई कहता है मेरे 4 मिलियन है, व्हाटएवर। आयजा खान की बात कर रही हैं? हाँ, उनके हैं 10 मिलियन। उनके 10 मिलियन, शी इज द फर्स्ट पाकिस्तानी सेलिब्रिटी टू रीच 10 मिलियन फॉलोअर्स। अच्छा, मैं तो आई जस्ट थ्रू दैट नंबर आउट देयर, आई हैड नो आइडिया। आप अभी इंस्टाग्राम में नहीं है ना, तो अभी आप सीख नहीं, आपको आ जाएगा। मैं बहुत नहीं हूँ, और मुझे ये लगता है कि मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ मेरी फैमिली है, मम्मी और मम्मी की दोस्तें। माशाल्लाह, अभी कितनी पोस्ट हैं? 1600 1700 कितनी तस्वीरें डाल चुकी हैं? मैंने 11 नहीं 16 हो चुकी हैं। 16 तस्वीरें डाली। एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, मैंने उरूज को कॉल की कि उरूज आप यहाँ पे आके प्लीज़ रिव्यू दें। ऑब्वियसली मेरे हेड ने पूछा कि यार ज़रा शक्ल दिखा दो, शेफ़ उरूज कौन है, वो नहीं जानते थे। मैंने कहा अभी रुके, मैं इंस्टाग्राम दिखाती हूँ। और मैंने ढूंढ के थक गई मैं कि इंस्टाग्राम पे मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। फैन आईडी मिल गई होगी फिर भी। नहीं, उरूज ने कही मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया, क्या रीज़न है? मैंने उरूज को कॉल की, मैंने कहा उरूज आप मुझे ना मिल नहीं रही हैं। तो कहने लगी मैं तो हूँ ही नहीं सोशल मीडिया में, मैं तो यूज़ ही नहीं करती। आई वाज लाइक ओके। देखो भाई, मतलब और भी गम है ज़माने में, काम करती हूँ ना, मेहनत कश खातून हूँ मैं। तो मतलब मैंने 6 महीने पहले इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू किया। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अब तो बंद होने वाला है। बंद होने वाला है नहीं, एज एन अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, अब तो लाइक ख़त्म हो चुका है। अब तो नए प्लेटफॉर्म्स इतने आ चुके हैं। एग्जैक्टली, रेडिट, टेलीग्राम और इस तरह के प्लेटफॉर्म। नहीं भाई, मतलब आप पीछे रह गई, थोड़ा जल्दी बढ़ाएं आप। ओह गॉड, ओके, आई हैड नो आइडिया। बट मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि मुझे, दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट आई एक्चुअली ट्राइड आस्किंग। मुझे 5-6 PR कंपनीज ने अप्रोच किया कि आप हमारे फलानी चीज़ को इंडोर्स करें, आप क्या चार्ज करती हैं, और मेरे फरिश्तों को नहीं पता। लाइक मैं वैसे ही कर दूँगी। उन्होंने कहा क्या मतलब वैसे ही कर देंगी, आप क्या लेंगी? एंड आई एम लाइक कि what do you mean? And they were trying to ask me how much money I will take to endorse something XYZ. I said, look, if I like it, I'll do it. If I don't like it, I won't do it. Khalas. And they said that's not cool. Exactly. तो अब PR कैंपेन की मतलब ईदी और छिपा चल रही है, मतलब to be honest, yeah. Seriously, and you know, like I told my friends and stuff कि ये इस तरह हुआ। ऐसे लोग मेरे लिए बड़े अच्छे हैं। ऐसे 10-12 मिल जाए तो कोई पैसे की डिमांड ना करे, अब बोले यार बस मैं फ्री में कर दूंगा। बट ऐसे फिर मुझे किसी ने भेजा एक मेन्यू, मैं इंडिविजुअल का नाम नहीं ले सकती, मगर उनका एक मेन्यू आया। एक बाकायदा मेन्यू आया जो कि हमारी दोस्त रबिया ने हमें दिखाया। उनने कहा उसके ऊपर स्टोरी का एक रेट था, पोस्ट का एक और रेट था, शाउट आउट का कोई और रेट था, मतलब रेट्स थे, एक रेट कस्टमाइज्ड रील्स वगैरह। अब तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, सो दे प्लान अकॉर्डिंगली। वो मीडिया किट कहते हैं उसे बेसिकली। तो वो अगर कोई आप सेलिब्रिटी को बोलते हैं कि व्हाट्स योर रेट या आप क्या चार्ज करेंगे, तो वो अपनी किट भेज देता है, भाई स्टोरी के मैं ये लूँगा, इसके ये लूँगा, इसके ये लूँगा। यस, मतलब दुनिया बहुत आगे चली गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप किसी सेलिब्रिटी का सोशल मीडिया अकाउंट या किसी पब्लिक फिगर का सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज करते हो, तो उनके क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं आप लोगों से एज अ PR कंपनी?
आई गेस सेलिब्रिटीज़ के तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड टैंट्रम्स भी काफ़ी होते हैं। ऑफ कोर्स बुशरा आपको बेहतर बताएंगे। मी लिविंग इन यूएस, तो उसमें एक चीज़ होती है जो हमने नोट की है पर्टिकुलरली, कि जो पब्लिक फिगर्स होती हैं व्हाट दे नीड इन, वो आपसे जो है ना रिज़ल्ट बेस बात करेंगे, वो बीच बीच में आपको बॉदर नहीं करेंगे ये क्या हुआ वो क्या हुआ। दे आर गोइंग टू हैव अ स्क्रूटनी, ये इधर मंथली होगा, बाई वीकली होगा, बाई मंथली होगा, सेमी ईयरली होगा, इस तरह की होगी। तो कंपैरेटिवली वो ईजियर क्लाइंट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ आप भी, आपके पास लेवरेज होता है टू प्लान अकॉर्डिंगली। लेकिन जब आप आपने 1 महीने किसी को या 20 दिन किसी को ट्राई किया, फ़ौरन ही आपने का रिजल्ट नहीं आ रहा, चलें जी दूसरी पे स्विच कर लेना, तीसरी पे स्विच कर लेना, चौथी पे स्विच कर लेना। व्हेन यू हैव ऑप्शंस, तो ये एडवांटेज भी होता है लेकिन आपके लिए डिसएडवांटेज भी होता है। आपका ब्रांड जो है पहले कोई अपने माइंड से चला रहा था, फिर एक साथ कोई दूसरी एजेंसी आ गई, दूसरा इंडिविजुअल आ गया, वो अपने माइंड से चलाना शुरू हो गया, तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो कहीं कंफ्यूजन के बीच में रह गई है। तो ये एक ड्रॉबैक है इसका। मुझे बताएं कि क्या टैंट्रम्स हो सकते हैं पोटेंशियली और होते हैं? और ऑब्वियसली होते हैं। अच्छा, ये नॉट नेम पीपल, आई डोंट वांट टू गेट इन ट्रबल, बट तो जैसे अभी हसन ने बोला कि बड़ा मसला होता है, क्योंकि अच्छा ये जो एक आपका होता है ना कि बस नहीं समझ में आया चलो दूसरों को दे दो, दूसरा भी एक बंदा ही होगा, वो भी आपके लिए कुछ आइडिया ही जनरेट करेगा। सो जो आपने आइडिया जनरेट पहले किया था वो आपने एक्सेप्ट किया था, तो कम से कम भी 3 महीने में देना चाहिए, बजाय इसके कि अगर एक पोस्ट पे 10 लाइक आए और दूसरे पोस्ट पे नहीं आए 10 लाइक भी, क्यों नहीं आए, ये क्या हो गया। इस तरह के टैंट्रम, हाँ इस तरह के भी होते हैं ना कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप लोग नहीं सही मैनेज कर पा रहे हैं, और फिर जब वो एक अमाउंट देने की बारी आती है एक सर्टेन वे में, तो फिर तो वो बुरे ही लगते हैं, फिर तो हम लोग सबसे बुरे लगते हैं एजेंसी वाले, फिर उनकी हर बुराइयाँ दिख रही होती हैं कि आपने ये नहीं किया था, ये तो हुआ नहीं था, आपने वीडियो तो डाली नहीं। आपके पास कभी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, अगेन पब्लिक फिगर्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो कि आपसे कहते हैं कि मेरे इतने वो आ जाएं, मतलब इतने फॉलोअर्स आ जाएं, मेरी इस तरह की इंगेजमेंट हो वगैरह वगैरह, आपको बहुत स्पेसिफिक करके टारगेट्स देते हैं, ऐसा होता है? हाँ ऐसा तो ऑब्वियसली होता है। जो भी PR कैंपेन जब स्टार्ट होती है उसके कुछ ना कुछ वही अगेन KPIs सेट होते हैं कि हमें इससे फॉलोअर्स चाहिए, हमें इससे रिकॉल चाहिए, हमें इससे सेल्स चाहिए, जो भी उनके KPIs होते हैं वो सेट होते हैं। पहले फॉलोअर्स को बहुत ज़्यादा देखा जाता था कि हर चीज़ से हमें फॉलोअर्स मिल जाएं, बट अब इस तरह नहीं होता। अब शुक्र है थोड़ा लोगों को अकल आना शुरू हुई है कि हर चीज़ फॉलोअर्स नहीं होती है, आपका ब्रांड बिकना चाहिए, आपका ब्रांड के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। ज़बरदस्त। अब मुझे आप लोग, क्योंकि बस टाइम जो है वो उसका इख्तिताम हो गया, जाते जाते अगर आप दोनों से मैं इंडिविजुअली एक मैसेज लेना चाहती हूँ फॉर द पुअर पब्लिक, आवाम के लिए, एज अ PR कंपनी आप आवाम के लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि डिजिटल की तरफ आएँ, डिजिटल का दौर है, और जो बच्चे अभी मुझे देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें इस तरफ आना है या पैसे अर्न करना चाहते हैं, तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। और मेरी एजेंसी है DG Persona और अलॉट ऑफ एजेंसीज जो ऑफ़र करती हैं, और उससे जाएं, सीखें और डिजिटल की तरफ आएँ। ज़बरदस्त। उज़ैर? मेरा जो पैगाम है वो बच्चे बड़े दोनों के लिए है, और ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया है इसको आपने बहुत, ये एक इफ़ेक्टिव टूल है, सो यूज़ इट वाइजली। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ करते हैं। कोई ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस या फॉरवर्ड ना करें जिसका आपको कंफर्म ना हो कि ये सही भी है या नहीं है, बिकॉज वी हैव सीन द स्प्रेड ऑफ दिस फेक न्यूज़, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इफ़ेक्ट होते हैं। काफ़ी इस तरह की न्यूज़ आ जाती हैं जो कि बिल्कुल फेक होती हैं, गलत होती हैं। तो बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। एंड इतना आपको अब आइडिया हो गया होगा, इतना साल हो गए, 2008 से लॉन्च हुआ हुआ सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो रिस्पॉन्सिबल होकर यूज़ करें सोशल मीडिया। थैंक यू सो मच आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ सब लोगों को ये बोलना चाहती हूँ ब्रेक पे जाने से पहले कि जो आप लोगों को किसी की ज़िंदगी लग रही होती है इंस्टाग्राम के ऊपर, और उनकी जो शक्ल लग रही होती है जैसी वगैरह वगैरह, वो जनरली ऐसा नहीं होता, 99% बल्कि नहीं होता। इनफैक्ट इट्स अ नाइस फिल्टर और इट्स अ नाइस सेटिंग, बट देयर लाइज आर जनरली नॉट लाइक दैट। तो ये बात जहन में रख कर लाइक का बटन प्रेस किया करें। इसी के साथ हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले PR रिलेटेड मेहमान से मिलाएंगे जो कि बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ है, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन। हमारे साथ हमारी अगली ज़बरदस्त पावर हाउस
मेहमान सेट पे मौजूद हैं। हमारे साथ हैं फरीहा अल्ताफ़ जो कि CEO हैं कैटवॉक इवेंट मैनेजमेंट की और प्रोडक्शंस की, एक्टर हैं, चाइल्ड अब्यूज़ एक्टिविस्ट हैं, शो डायरेक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आर्ट और विंटेज लवर हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक अच्छी मॉमी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? I'm fine. You have had like a career that spanned like an insane career basically where you 35 years now. 35 years and like 3,000 plus shows like it's just the numbers are boggling. Yes. सबसे पहले मुझे ये बताएं कि tell us something about Catwalk So Catwalk basically तो शुरू हुई थी 1989 में. So 1986 में मैं पाकिस्तान वापस आई थी और उस वक्त से that's how 35 years. So I started working in fashion and advertising. उसके बाद से जब मैं फैशन में घुसी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कुछ नहीं हो रहा. Like even fashion shoots पे मुझे अपना मेकअप खुद करना पड़ता था. Oh wow. Yeah, so I just felt कि बहुत ज़्यादा disorganized है. मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कि वापस आए हुए थे तो सबको मैंने आई एंडेड अप कि जब मैं फ़ैशन शो भी कर रही होती थी तो मैं सब कुछ कर रही होती, सेट भी डिज़ाइन कर रही होती थी, कोरियोग्राफी भी कर रही होती थी, म्यूज़िक भी मैं लेके आती थी. तो फिर मैंने फिर डिस्कस किया माहीन जो डिज़ाइनर हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. बिल्कुल. तो फिर उसके बाद मैंने उसको एक किस्म का पहला शो किया जिससे मैंने लॉन्च किया और जब वो मैंने शो किया तो मैं बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ले आई. मैंने आर्किटेक्ट्स को एंगेज किया टू डिज़ाइन द सेट्स. वो अभी भी मैं करती हूँ क्योंकि अभी भी मैं समझती हूँ कि आर्ट डायरेक्शन नहीं है पाकिस्तान में और अभी भी हमारे पास सेट डिज़ाइनर्स क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है. ऑफ कोर्स स्टेज डिज़ाइन इज़ अ कम्प्लीटली एक फील्ड है जिसमें अभी भी पाकिस्तान जो है ना बहुत पीछे है. सो वो प्रोफेशनल एंड आई हैड फ्रेंड्स जैसे टप्पू जवेरी हैं जो कि अभी भी आई थिंक 89 पे वो आरजे हैं. बिल्कुल. तो वो अभी भी म्यूज़िक करते हैं. तो आप सोचें कि 30 साल पहले भी उनको मैंने एंगेज किया म्यूज़िक करने के लिए. सही. बिकॉज लोगों को पता नहीं होता ना कि कौन क्या करता है. तो अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो आप एक और प्रोफेशनल को ढूंढ के लें. राइट. तो उससे ये एक किस्म की इवेंट मैनेजमेंट की आगाज़ हुई इस मुल्क में आई थिंक ऑल्सो पाकिस्तान में. बिकॉज उससे पहले ये नहीं होता था. उससे पहले रैंडम होता था. शादियाँ भी घर के लोग करते थे. एब्सोल्युटली. और वो आपने उसको बेसिकली एक स्ट्रक्चर दिया. जी. अच्छा मुझे ये बताएं फरीहा कि आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट है सेलिब्रिटीज़ को PR कंपनीज इंगेज करना आप जैसी? सो सेलिब्रिटी दिस हमारी जो PR है ना अब वो सेलिब्रिटीज़ के साथ नहीं होती ज़्यादा. ओके. हम करते हैं मगर हाँ जो पब्लिसिस्ट देयर इज़ अ डिफरेंस. एक्चुअली लोगों को पता नहीं है. Okay. PR के भी बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स होते हैं. Of course. So there is corporate PR, there is public affairs एक अलग चीज़ है. Right. Public relations एक अलग चीज़ है. Publicist एक अलग चीज़ है. एक celebrity manager जो होता है वो एक अलग चीज़ है. Right. So after the event management जो हमने सेटअप की थी और शो प्रोडक्शन सेटअप की उसके बाद I felt कि बहुत अनहैप्पीनेस थी पाकिस्तान में. जो मॉडल थी वो भी अनहैप्पी, जो सेलिब्रिटी था वो भी अनहैप्पी, एजेंसीज अनहैप्पी, डिज़ाइनर्स अनहैप्पी, सब एवरीबडी अनहैप्पी बिकॉज कोई स्ट्रक्चर नहीं था. अगेन यू हैव टू ब्रिंग स्ट्रक्चर टू एवरीथिंग. सो हम लोगों ने 1993 में जाके या 4 में जाके पहली एजेंसी स्टार्ट की जिसके टैलेंट एजेंसी. सो लेट्स टॉक अबाउट टैलेंट. सो टैलेंट से फिर सेलिब्रिटीज़ आने शुरू हुए कि हमें भी कॉन्ट्रैक्ट करके दो, हमें भी इमेज बिल्डिंग करनी है, अपनी इमेज चेंज करनी है. बिकॉज उस वक्त तक जो सेलिब्रिटी की इमेज थी वो इमेज थी जो कि लॉलीवुड की थी. और उस वक्त लॉलीवुड की इमेज सही नहीं थी. बिल्कुल ऐसे ही है. सो आई थिंक द फर्स्ट सेलिब्रिटी जिसके साथ हमने काम किया था वो थे शान. ओके. तो शान को मैंने अप्रोच किया था एक म्यूज़िक वीडियो करने के लिए जो साकिब मलिक ने मुझे कहा था. खमाज फ्यूजन का वीडियो. आई रिमेंबर दिस. सो एवरीबडी ब्यूटीफुल वीडियो. ब्यूटीफुल वीडियो. एंड उस वक्त तक लोग समझते थे स्टार वाज नॉट शान वाज नॉट एक्सेसिबल. शान की रेपुटेशन भी लोग कहते थे पता नहीं शूट पे नहीं आता, शूट ख़राब कर देते. सो इट हैज़ टू बी फिक्स्ड. तो शान को मैंने जब कहा तो उसने कहा आई विल डू इट इफ़ यू मैनेज मी. सो दैट वाज द फर्स्ट सेलिब्रिटी दैट आई स्टार्टेड मैनेजिंग एज
अ पर्सनैलिटी गेटिंग उनको एड्स दिला रहे हैं, इमेज बिल्डिंग, बिकॉज उसकी वो गंडा उस एवरीबडी थॉट ही वाज दिस गंडासा विल्डिंग एग्जैक्टली एंड ही वाजंट। अगर आप उसको जानते तो आपको पता था कि वो ऐसा है नहीं, मगर लोगों को नहीं पता क्योंकि वो इंटरव्यूज़ नहीं देता था ज़्यादा, वो ज़्यादा बाहर नहीं आता था, तो लोगों को एक डिफरेंट इमेज नज़र आया उसका। सो ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज लोगों का सेलिब्रिटीज़ के बारे में कुछ और इमेज होता है बिल्कुल, और वो एक्चुअली कुछ और होते हैं, और वो क्या क्या कर सकते हैं वो भी नहीं समझ आता। उसके बाद आई थिंक शान टुक ऑफ अगेन। सही। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के ऊपर, ब्रेक से वापस आएंगे। आई हैव अ कपल ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर फ्रीहा। हम फ्रीहा से बात करेंगे, अगर आपने भी फ्रीहा से कोई सवाल करना है तो डेफिनेटली कॉल इन करें। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे फ्रीहा अल्ताफ़ मौजूद हैं। बहुत सारे सवाल हम कर रहे हैं। अब मेरा अगला जो सवाल है फ्रीहा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पीआर रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक के अंदर, दिमाग में हम लोगों को ये गुजरता है व्हेन वी रीड कंट्रोवर्शियल न्यूज़, आपके ख्याल में बैड पब्लिसिटी क्या गुड पब्लिसिटी है? हमें लगता है कि ये कैसे कर सकते हैं। नहीं तो आई थिंक एक बहुत फेमस सेइंग है, नो पब्लिसिटी इज़ बैड पब्लिसिटी। ओके, तो उसमें ये होता है कि इवन इफ इट्स बैड पब्लिसिटी, उसके साथ साथ क्या हो रहा होता है कि एकदम से बैड पब्लिसिटी के साथ यू आर इन फोकस, बात हो रही है, एवरीबडी नोज यू, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट यू, सबको पता है कि भाई ये एकदम से एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई है, लेकिन अटेंशन सारी आपके ऊपर आ जाती है। ठीक है, सो ऑब्वियसली इट कांट बी ऑल बैड पब्लिसिटी बिकॉज अटेंशन फिर आपके पास वो भी मौका होता है कि उस अटेंशन का फ़ायदा उठाया जाए और उस अटेंशन को सही किया जाए। अगर कोई गलती हुई हो, बैड पब्लिसिटी हुई हो, तो उसको बैड को गुड में तब्दील किया जाए। सो हाँ, बैड पब्लिसिटी इज़ एक्चुअली नॉट बैड बिकॉज यू कैन फिक्स इट। दैट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी स्केरी, एज इन अ थॉट इन द सेंस के बिकॉज बहुत सारे लोग, फिर प्रॉब्ली आपको क्या लगता है कि बहुत सारे क्या एक्टर्स स्लैश एक्ट्रेसेस, क्या दे गो एंड आउट एंड आप उनको, डू यू स्टॉप देम कि यू नो लाइक अगर ये कर दिया, डू यू चैस्टिसाइज देम? यू वर्क विद सो मेनी सेलिब्रिटीज। तो आई वर्क विद अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़, मगर मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे नहीं हैं, बहुत कुछ हैं जिनके साथ मैं मेरी ज़्यादा गपशप रहती है या बात करती हूँ, और मैं उनके सोशल मीडियाज़ नहीं मैनेज करती बिकॉज आई थिंक कि बहुत सारे हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं, आई से दिस, शूट देयर माउथ्स ऑफ, सो अ लॉट ऑफ देम हैव पब्लिसिस्ट अलग होता है, पीआर अलग होती है। सो पब्लिसिस्ट उनके जो होते हैं, आई थिंक आई ऑलवेज फील कि उनको प्रिपेयर नहीं करते। बहुत सारी मैं आजकल देख रही हूँ टीवी शोज़ आ रहे हैं, इसी तरह होस्ट पूछ रहे हैं सवाल, और वहीं से कंट्रोवर्शियल कोई चीज़ निकल आती है और कोई बोल देता है और फिर उसी को सोशल मीडिया उठा के पागल हो जाता है, उसके ऊपर लोग पागल हो जाते हैं। सो आई थिंक कि जब कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको, आपके पास जो सवालात हैं वो उनको आप देखें कि भाई वो क्या सवाल है और क्या जवाब दे रहे हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सेलिब्रिटी के पास। अगर सेलिब्रिटी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जो आजकल मैं फील करती हूँ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आजकल सोशल एक्टिविज़म बहुत चली हुई है। बिल्कुल, और बिकॉज मैं खुद भी एक एक्टिविस्ट हूँ, अगर मैं चाइल्ड अब्यूज़ पे बात कर रही हूँ या विमेन इश्यूज़ पे बात कर रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि रूल्स क्या हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है, सेक्सुअल बिल्स क्या हैं, यू नो कौन से पास हुए हैं, कौन से। यहाँ पे बहुत सारे खड़े हो जाते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं, मगर उनको पता नहीं होता कि वो कह क्या रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि वो अनइंटेलिजेंट लगते हैं, ठीक है, और या फिर उनको, हाँ, और फिर उनको करेक्ट करना पड़ता है उस पब्लिसिटी को। बहुत सारे मैं नहीं समझती कि जानबूझ के करते हैं, जो आप कह रही हैं पीआर स्टंट की तरह, क्योंकि उसको पीआर स्टंट कहा जाता है, राइट। जब आप कोई चीज़ गलत जानबूझ के कह रहे हैं अटेंशन लेने के लिए अपने लिए, हाँ, बिकॉज आपकी वो इमेज ख़राब हो रही है, और जब आपकी इमेज ख़राब होती है तो ब्रांड्स आपके साथ काम नहीं करते। अमेजिंग। हम इसी के साथ इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट।
हमारे साथ द फैबुलस प्रिया अल्ताफ़ बैठी हुई हैं। कागज़ जो है मैंने फेंक दिए क्योंकि हमारी गुफ्तगू ब्रेक के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग थी एंड आई जस्ट वांट टू टच अपॉन दैट अगेन ताकि अपने व्यूअर्स के लिए भी। प्रिया मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया एक टूल है, हम बात कर चुके हैं PR के लिए, बहुत सारे पब्लिक फिगर्स के लिए, बट उससे बहुत सारे इमर्जिंग टैलेंट्स भी निकलते हैं। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट सब्जेक्ट? आई थिंक कि सोशल मीडिया एक चीज़ कहते हैं बाहर के मुल्क में भी, वन हिट वंडर। You know what that is, yes, right? One hit wonder is कि एक गाना निकाला उसके बाद गायब। तो वन हिट वंडर्स बहुत होते हैं जो एक वायरल चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल चाय और टोस्ट की बात हो रही है तो लेट्स टॉक अबाउट द चाय वाला गाय। तो ही बिकेम, उसकी वायरलिटी हो गई, वो निकल गई तस्वीर और वो फेमस हो गया अरशद। अब बट आफ्टर दैट उसको लोगों ने हायर कर लिया, साइन कर लिया, उसको लाने की कोशिश की, रैंप पे लाने की कोशिश, बट इट डिडंट हैपन। सो ही कुडंट, वो सेलिब्रिटी नहीं बन सका। वो 1 मिनट के लिए वायरल हो गया क्योंकि उसकी खूबसूरत नीली आँखें थीं और वो चाय, वो लोगों को स्टोरी अच्छी लगी। इसी तरह हमारी पार्टी हो रही है, तो वेयर इज़ दैट गर्ल? यस, शी माइट बी ऑन सोशल मीडिया, बट द थिंग इज़ कि आपको चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ता है। ज़रूर है। कभी जो आपकी PR कंपनी होती है वो आपको ले जा सकती है, और कभी, मगर बहुत कुछ इंसान के अंदर जो होता है इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक टैलेंट नहीं होगा या मेहनत नहीं होगी या सबसे बड़ी चीज़ पैशन नहीं होगा बनने के लिए, आप नहीं बन सकते। कई लोग हैं जो कि ये कर लेते हैं और कई लोग डिमेंशनल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, और कई लोग नहीं कर सकते, और कई लोग बनना चाहते हैं कुछ। सो वो बहुत ज़रूरी होता है। सो कि अगर आप बस ऐसी बन के आपने रियलाइज़ भी नहीं किया कि ये हो रहा है मेरे साथ और आप हो गए, दैट्स नॉट गोना हैपन। अच्छा, ये बनने से अभी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। दिस इज अनदर थिंग दैट आई वांट टू टच अपॉन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं सुपर मॉडल हूँ and I will charge an arm and a leg, or if it's not even, sometimes it's not about money also, it's about the way you want to be treated, for example. आपके ख्याल में, I want to talk about that aspect as well, because आपने बहुत सारे सुपर मॉडल्स को हैंडल किया है, मॉडल्स को हैंडल किया है, शोज़ करें। What do you say on the subject? मैं तो बहुत हैरान रह जाती हूँ। कभी कभी तो मेरे मुंह पे आके कह देते हैं और मैं उनको देखती हूँ कि ये कैसे सुपर मॉडल अपने आप को कहे, बिकॉज ये एक टर्मिनोलॉजी है, सुपर पावर से निकली है। सुपर पावर का मतलब होता था अमेरिका और इस तरह के मुल्क सुपर पावर्स कहलाए जाते थे। क्यों? इनके पास पावर था, और पावर इनका सुपर कहाँ से आता था? पैसे से आता था। तो जो सुपर मॉडल का वर्ड निकला था वो 1990s के अंदर बहुत सारी सुपर मॉडल्स निकली थी। क्रिस्टी टर्लिंगटन थी, नाओमी कैम्पबेल थी, बिकॉज ये एकदम से एक प्रोफेशन जो था कि आप इतने पैसे कमा रहे हो, $1 मिलियन कमा रही थी एक कैंपेन के। सही। सो दे बिकेम सुपर मॉडल्स, नॉट जस्ट मॉडल बट सुपर मॉडल, कि ये इतने कमा रही है, ये इतनी ज़बरदस्त टैलेंटेड है कि ये डिज़र्व करती है कैंपेन। सही। सो उस वक्त ये वर्ड कॉइन गया। यहाँ पे ये होता है पाकिस्तान में, आई नोटिस कि बहुत सारे लोग आके कहते हैं आई एम सुपर, आई एम दिस, आई एम दैट, टाइटल्स अपने साथ लगा। टाइटल इज समथिंग यू हैव टू अर्न। मुझे एक सुपर मॉडल बताएं तो पाकिस्तानी आपके ख्याल में। वनीज़ा इज अ सुपर मॉडल। वनीज़ा was a super model because she was definitely earning. Amna Haq was a super model. She was earning. ठीक है ना? And इस तरह से इरज not so much. इरज जो है ना थोड़ी सी मलंग सी थी। She was super fabulous. But I don't think that she was making so much money. एक तो आपको पता है ये जो रंग की कंट्रोवर्सी होती है, because she was a little darker, so उसको इतना ज़्यादा उसको नहीं इस्तेमाल किया जाता था कैंपेन्स के अंदर। अब हमने इतनी सारी नेम टेकिंग कर ली है, तो अब मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ। ऑल्टरनेट प्रोफेशंस आप बताएंगी हमें फॉर द फॉलोइंग सेलिब्रिटीज। सही है? सबसे पहले हमारे पास हैं फवाद खान, म्यूजिशियन। ओके। माहिरा खान, entrepreneur. Very good. Sabaa Qamar, activist. I agree. Mikal Zulfikar, host. My job's in trouble. Ehsan Khan,
It's hard. I think he could be a philanthropist because he's very giving. Fahad Mustafa. Producer. Very interesting. Ikra Aziz. I think she's already got a second profession, which is mom right now. Okay. Shahriyar Munawwar Siddiqui. Host? He's done hosting for me. Huh? He could producer also, he's an actor. Most of these people you have named, ये एक से ज़्यादा चीज़ें करते हैं. यही मैं कह रही हूँ, मल्टी डिमेंशनल हैं, इसीलिए आगे जा रहे हैं अपने करियर्स में. प्रिया, अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना हो एक वर्ड में या 2 वर्ड्स में और इन अ स्टेटमेंट. Oh my God. I think I've always said that I'm very organized and I'm very creative. Okay, so those are the 2, you know. And the third would be just passionate. Okay. Yeah. And if you want to give one solid, क्योंकि हमारे टाइम की कमी है, एक solid piece of advice to people who are aspiring to become public figures, what do you think they should do? एक तो you should, सबसे पहली चीज़ है कि you should be true to yourself, honest होना चाहिए. और humility, मैं अपने employees को भी कहती हूँ कि अपने आप को कुछ ना समझो. आप जितने बड़े celebrity हो जाओगे और जितने humble होगे, आप बिल्कुल सीधे जाओगे. बिकॉज आप ये जब आप अपने आप को तोप चीज़ समझने शुरू हो तो आप ख़त्म हो जाते हो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत बहुत शुक्रिया. हम्बलनेस इज़ अ क्वालिटी दैट वी शुड ऑल एब्सोल्युटली इनकलकेट. इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.